नमस्कार दोस्तों, मैं नईम खान और आज हम स्टॉक मार्केट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस बिहेवियर, प्राइस मोमेंटम और कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे बनती हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कैंडलस्टिक्स की। स्टॉक मार्केट में जब हम चार्ट को देखते हैं तो वहाँ कैंडलस्टिक्स बनी होती हैं। बहुत सारी कैंडलस्टिक्स मिलकर चार्ट का फॉर्मेशन करती हैं और इन्हीं की मदद से हम चार्ट को पढ़ते हैं, देखते हैं और प्राइस की मूवमेंट का पता लगाते हैं, जिसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। बहुत सारी कैंडलस्टिक्स मिलकर कुछ पैटर्न बनाती हैं, कुछ फॉर्मेशन करती हैं, जिससे ट्रेड डिसाइड करते हैं कि ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डिमांड एंड सप्लाई भी मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने का काम करती हैं। तो डिमांड और सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, ये समझिए। जब किसी स्टॉक की डिमांड अधिक होती है और सप्लाई कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, और अगर किसी स्टॉक की डिमांड कम होती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो कीमतें घट जाती हैं। यह डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बेसिक नियम है। तो इसमें क्या हुआ, जब डिमांड बढ़ गई तो कहने का मतलब है कि बायर बढ़ गए और सेलर घट गए, जिससे प्राइस क्या था, बढ़ गया। और वहीं दूसरी तरफ जब डिमांड कम हुई, बायर जो थे वो कम थे, सेलर ज़्यादा थे, जिस कारण स्टॉक का जो प्राइस था वो घट गया। तो कैंडलस्टिक्स बनती कैसे हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, डिमांड एंड सप्लाई कम ज़्यादा होने पर मार्केट क्यों घट बढ़ जाती है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। आइए सबसे पहले कैंडलस्टिक्स को समझते हैं। अब आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कैंडलस्टिक्स हैं। अब इसके कैंडलस्टिक्स के 3 भाग होते हैं। एक तो बॉडी, और इसकी जो ऊपर नीचे की दो ये विक्स हैं, इसको बोलते हैं विक्स और बोलते हैं शैडो। ये इसके 3 पार्ट होते हैं। विक्स को ही हम शैडो बोल देते हैं। जो बॉडी है वो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस की रेंज को दर्शाती है, और जो विक्स हैं, शैडो हैं, उसे कैंडलस्टिक्स के बनने में समय जो उस समय जो कैंडलस्टिक्स के बनने में जो प्राइस हाई लो गया है उसको दर्शाती हैं। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो आइए अब एप्पल के प्राइस को लेते हैं। जब आप वहाँ सुबह गए तो एप्पल जो था वो 100 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा था। मान लीजिए जो एप्पल 100 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा था वो उसकी ओपनिंग प्राइस थी। उस पूरे दिन के दौरान एप्पल जो था वो 105 रुपये किलो भी बिका, 110 रुपये किलो भी बिका और 95 रुपये किलो भी बिका। ये प्राइस का जो बिहेवियर है, जो अलग अलग रेटों पे बिका, मान लीजिए कि अपनी क्वालिटी के हिसाब से बिका और डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बिका। और शाम तक आते आते एप्पल की जो क्लोजिंग प्राइस थी, जो लास्ट एप्पल का जो प्राइस था, वो जो वो बिका जिस रेट पर, वो था 105 रुपये किलो। अब ये प्राइस जो था, ये अपने ओपनिंग प्राइस से हाई प्राइस पे क्लोज हुआ, मतलब पॉजिटिव की तरफ क्लोज हुआ। तो इस सिनेरियो में जो कैंडलस्टिक्स बनेगी वो इस तरह की बनेगी। इसमें जो प्राइस था, जो विक्स गई है वो हाई गई है 110 रुपये किलो, और क्लोज जो हुआ है वो 105 रुपये किलो पे क्लोज हुआ है। जो ओपनिंग थी वो 100 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पे स्टार्टिंग है, और जो लो गया था उसी दिन वो 95 रुपये किलो के हिसाब से गया था। और जैसे कि मैंने बताया कि जब तक प्राइस जो क्लोज हुआ है, अगर वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज होगा तो वो अपने पॉजिटिव जोन में रहेगा, तो उसकी क्लोजिंग प्राइस थी 105 रुपये किलो। तो ये जो कैंडल बनेगी ये पॉजिटिव कैंडल बनेगी, इसको बोलते हैं हम बुलिश कैंडल। इसका रंग ग्रीन होता है। वैसे चार्ट में जब हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो वहाँ इसका रंग हम अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। अब इसकी दूसरी साइड को भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप अगले दिन फिर सेब की मार्केट में गए, एप्पल की मार्केट में गए, और आज भी जो सेब था, जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी वो उसकी 100 रुपये किलो के हिसाब से थी। जब सेब बिकना शुरू हुआ तो वो 100 रुपये किलो के हिसाब से बिका, और जो हाई गया वो 105 रुपये किलो भी गया, लो गया 90 रुपये किलो भी गया, और जो एंड तक आते आते, शाम तक आते आते जो एप्पल बिका वो 95 रुपये किलो के हिसाब से बिककर बंद हुआ। जो उसकी लास्ट प्राइस थी वो बिका और मार्केट क्लोज हुई।
अब इस पूरे दिन में जो एप्पल के प्राइस का जो फ्लक्चुएशन हुआ हाई लो क्लोजिंग पे, तो इस सिनारियो में जो कैंडलस्टिक्स बनेगी वो इस तरह की बनेगी, जिसमें हाई 105 रुपये किलो के हिसाब से है, और ओपनिंग प्राइस इसका 100 रुपये किलो है, क्लोजिंग प्राइस इसका 95 रुपये किलो है, और लो इसका 90 रुपये किलो है। अब इसमें जब तक प्राइस अपना ओपनिंग प्राइस से ऊपर रहेगा तब तक वो पॉजिटिव जोन में रहेगा, और प्राइस जब इसका अपने ओपनिंग प्राइस से डाउन जाएगा और वो उसका नेगेटिव जोन रहेगा। उसने 90 रुपये किलो को छुआ और शाम तक आते आते उसने वो 95 रुपये किलो के हिसाब से बिका, और जहाँ तक वो गया वो उसने अपनी विक्स बना दी, तो उसको हम बोलते हैं लो, और जहाँ उसने क्लोजिंग दी उसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। 95 रुपये जो था उसका क्लोजिंग प्राइस था। तो इसमें जो कैंडलस्टिक्स बनेगी ये बनेगी, इसको बियरिश कैंडल बोलते हैं, नेगेटिव कैंडल बोलते हैं। वही अगर सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो अपने हिसाब से हम कलर इसका हम चेंज कर सकते हैं। अब आपने दोनों कैंडलस्टिक्स देख ली हैं, बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल। इसके पीछे कैसे प्राइस ने बिहेव किया और किस प्राइस बिहेवियर के ऊपर हम कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होती है उसको हमने देख लिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो ये तो हो गया कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशन, जो कि चार्ट में कुछ ऐसे दिखाई देती है। इसमें हर कैंडल का अपना एक अलग प्राइस मूवमेंट है। अब बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, कि क्यों प्राइस बढ़ जाता है, क्यों प्राइस घट जाता है, क्यों प्राइस 110 रुपये चला जाता है, क्यों प्राइस 90 रुपये किलो चला जाता है। तो इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है और उसमें प्राइस कैसे काम करता है, अब उसके बारे में जान लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई को। अब आप इस बुलिश कैंडल को देखिए, तो इन दिस सिनेरियो बायर इज मोर एक्टिव देन सेलर, सो दैट डिमांड इज हाई, सप्लाई इज लेस। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? जब मार्केट में एप्पल बेचे जा रहे थे तब एप्पल 110 रुपये किलो भी बिका और 95 रुपये किलो भी बिका अपने क्वालिटी के हिसाब से। और जब एक समय ऐसा आया कि जो एप्पल की जो सप्लाई आनी थी, जो ट्रक आने थे वो नहीं आए, तो मार्केट में एप्पल हो गए कम और एप्पल खरीदने वाले हो गए ज़्यादा। समझो कि कोई तीज त्योहार था और सप्लाई नहीं आई और सबको एप्पल लेने थे, तो क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा हो गई, खरीदने वाले ज़्यादा हो गए, तो बेचने वाले जो थे वो कम थे क्योंकि सप्लाई कम थी। तो इस कारण जो थोड़े बहुत सेब बचे थे उन्होंने उनको हाई प्राइस पर बेचा, अपने ऊंचे दामों पर बेचा। तो इसमें क्या हुआ, एप्पल की जो डिमांड थी वो बढ़ गई और एंड तक आते आते एप्पल अपने ओपनिंग प्राइस से हाई प्राइस पर ही बिका। इन दिस सिनेरियो डिमांड इंक्रीज, मार्केट गोज अप। अब बात करते हैं दूसरी साइड की। अब ये जो कैंडलस्टिक्स है ये एक बेयरिश कैंडल है। इस दिन क्या हुआ, जब एप्पल की खरीदारी हो रही थी उस दिन मार्केट में एप्पल लेने वाले बहुत थोड़े आदमी बचे, और थोड़े आदमी बचे और जो ट्रक आना था सप्लाई का एप्पल का वो आ गया, और एप्पल जो खरीदार थे एप्पल को लेने वाले वो उस दिन मार्केट में कम थे। तो इससे क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा हो गई और सेलर भी ज़्यादा हो गए, लेकिन बायर नहीं हुए। तो जो बायर थे वो कम हो गए। इस कारण जो एप्पल की जो डिमांड थी वो घट गई और सप्लाई ज़्यादा हो गई। तो एप्पल जो था वो सस्ते दामों पर बिका। अपने एंड तक आते आते उसने वो 95 रुपये किलो और 90 रुपये किलो के हिसाब से बिका, और अपने ओपनिंग प्राइस से वो डाउन साइड ही लास्ट में आते आते वो बिका, और जो उसने 95 रुपये की क्लोजिंग दी। तो इन दिस सिनेरियो क्या हुआ कि डिमांड डिक्रीज हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई, बायर लेस हो गए, सेलर ज़्यादा हो गए, सो दैट मार्केट गोज डाउन। तो इस तरह से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई काम करती हैं, जिससे प्राइस घट जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। सेम एज स्टॉक मार्केट में भी यही होता है कि जब हम किसी स्टॉक को लेते हैं या कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो उसमें कुछ फंडामेंटली ऐसा हुआ होता है कि वो कुछ
उसमें कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई उसका प्रोडक्ट अच्छा है, जिससे जो बायर हैं, जो ट्रेडर हैं, उसको लेने के लिए तैयार होते हैं, उसकी डिमांड बढ़ती है कि यहाँ आगे आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जब बहुत सारे लोग खरीदते हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर उसको खरीदते हैं, तो उसमें प्राइस में मूवमेंट होती है। और जब वो इंक्रीज़ होता है तो एक डिमांड जोन से हट निकल के, तो उसकी डिमांड जोन बढ़ जाती है, तो अपनी डिमांड जोन से निकल के वो अपने ट्रेंडिंग जोन में आ जाता है। इसके अपोजिट दूसरे ऐसे ही होता है, जब प्राइस जब बढ़ जाता है, या एक जोन ऐसी आती है, सप्लाई जोन, जहाँ बायर बहुत कम रह जाते हैं, जहाँ खरीदारी होती नहीं है, बिकवाली ज़्यादा होती है, तो प्राइस एक पैटर्न बना के या मूवमेंट करके वो सेलिंग जोन में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बायर जो थे वो कम हो जाते हैं और सेल करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये था कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन के बारे में, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। अब कुछ बात नोट करने की है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई को पहचानें कैसे, क्योंकि जब शेयर जब इंक्रीज़ हो जाता है, उसको ट्रेंडिंग में चले जाता है, तो जब हमें बाद में पता लगता है कि हाँ ये डिमांड जोन था इसलिए प्राइस ऊपर गया, या ये सप्लाई जोन था इसलिए प्राइस जो था स्टॉक का वो नीचे गिर गया, तो इसमें हमें बाद में पता लगता है। और क्या हम डिमांड और सप्लाई को पहचान लें तो उसके ऊपर हम कैसे ट्रेड लें, तो इसको पहचानने के लिए, इसको समझने के लिए कि शेयर, हम कौन सा शेयर लेना चाहिए, कहाँ उसकी डिमांड जोन बन रही है, कहाँ उसकी सेलिंग जोन बन रही है, कहाँ इसमें गिरावट आ सकती है, कहाँ इसे ये बढ़ सकता है, तो उस सब चीज़ को हम जानने के लिए, अपनी एजुकेशन और शार्पनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या है, हमको टेक्निकल एनालिसिस पूरी आनी चाहिए, और फंडामेंटली कुछ कुछ स्टॉक के बारे में भी आना चाहिए, ताकि हम डिमांड एंड सप्लाई जोन को पहचाने। टेक्निकल एनालिसिस की बदौलत हम शेयर को, स्टॉक के प्राइस को हम पहचाने, प्राइस मूवमेंट को पहचाने कि कहाँ पैटर्न बन रहा है, कहाँ कौन सी कैंडलस्टिक्स ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही है। तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। तो उस जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है, हम आने वाली वीडियो में, उनको जो टॉपिक्स हैं आने वाली वीडियो में हम बनाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, ताकि आपकी एजुकेशन, आपकी ट्रेडिंग के ऊपर जो नॉलेज है वो आपकी बढ़ती रहे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा।